जय हिंद अग्निवीर फौजियों। तो चलो आज की क्लास की शुरू करने की टाइम हो चुकी है। शाम के 7 बज चुके हैं और रोज शाम 7 बजे जो है हमारी मिशन वर्दी बैच 2023 लगातार चल रही है, जिसमें हम लोग अग्निवीर आर्मी परीक्षा का मॉडल टेस्ट पेपर रोज बना रहे हैं। तो आज आपकी छठी क्लास आ रही है। देखो, मिशन वर्दी बैच 2023 की छठी क्लास है, जिसमें हमारा आर्मी जीडी ट्रेडमैन का बिल्कुल 12 से 25 अप्रैल जैसा पेपर आने वाला है, बिल्कुल वैसा ही मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे। आर्मी ऑनलाइन परीक्षा में जैसा आपका पेपर आएगा 12 से 25 अप्रैल को, बिल्कुल वैसा ही पेपर जो है देखो हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो चलो जल्दी से सारे लोग शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों तक जिन्होंने भी शेयर नहीं किया है, और उसके बाद जल्दी से सारे लोग लाइक बटन प्रेस करेंगे जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया है। इसके साथ साथ सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से सभी लोग की क्लास को शुरू करते हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। बिल्कुल ये वर्दी आपको मिलने जा रही है। 12 से 25 अप्रैल के बीच में आपकी परीक्षा होने वाली है। बिल्कुल यही वर्दी आपको मिलेगी। 12 से 25 अप्रैल के बीच में आपकी आर्मी परीक्षा होने जा रही है। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को, सेशन को। आर्मी जीडी ट्रेडमैन का पेपर जैसा आपको आज बनवाया जाएगा बिल्कुल ऐसा ही आएगा 12 से 25 अप्रैल के बीच में। आर्मी ऑनलाइन परीक्षा जिसमें आपकी जीके के 15 सवाल देखो जीडी के आते हैं, और ट्रेडमैन के जीएस के 15 सवाल, मैथ के 15 सवाल और रीजनिंग के होते हैं 5 सवाल। टोटल 50 सवाल होते हैं। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सीट बहुत ज़्यादा आ रही है। जो भी सीट आएगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक साथ आएगी, और एक साथ आने के कारण सीट बहुत ज़्यादा मिलेंगी। उम्मीद है कि 50,000 प्लस 50,000 से ज़्यादा सीट जो है देखो इस बार आने वाली है। तो कट ऑफ काफ़ी डाउन जाएगा, काफ़ी कम नंबरों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कम नंबर नहीं देखना है हमें जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना बनाने की कोशिश करनी है। सभी लोग टारगेट करेंगे 40 प्लस करने का, एग्जाम में 40 प्लस बनाने का। तो बस 2 महीने का समय है आपके पास, और 2 महीना में आपको 40 प्लस करना है। तो यही टाइम है, पढ़ाई में लगो, पढ़ो, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। तो चलो जल्दी से सारे लोग शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों तक। सभी लोग लाइक कर लेंगे, और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। और याद रखनी है रोज शाम 7 बजे जुड़ना है इंडियन आर्मी की जीडी ट्रेडमैन की क्लास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो है शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर 1 मिला हुआ है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? मनी क्रिएट्स मनी इटसेल्फ। हु इंट्रोड्यूस्ड दिस डेफिनेशन? मार्शल ने, क्राउथर ने, क्रोमर ने, या फिर हैंसन ने? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है यह कहा गया कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है? चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे। क्या होगा यहाँ पे? तो मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह जो है किसके द्वारा बोला गया है? तो यह देखो बोला गया है हैंसन, ये देखो बोला गया आपका क्रोमर के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी क्रोमर। जो क्रोमर है इन्होंने कहा था कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? हु अपोज्ड द ब्रिटिश द मोस्ट? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, या फिर मराठों ने? निम्न में से किसके द्वारा जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया? निम्नलिखित में से कौन है जिनके द्वारा अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध हुआ है? चलिए सभी लोग बताएंगे और जल्दी से करेंगे। तो अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध है यह देखो किया मराठों ने। जो मराठे हैं इनके द्वारा जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी मराठा। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा वॉज ऑन हुज साइड? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो बिरसा मुंडा है यह निम्न में से किसके पक्ष में थे? चलिए सभी लोग बताएंगे। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो देखो एक तरीके से जो बिरसा मुंडा है यह इनमें से क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा सभी लोग। तो जो बिरसा मुंडा है यह देखो इनमें से किसी के भी पक्ष में नहीं थे, इनमें से कोई नहीं। वह झारखंड से संबंधित थे। जो बिरसा मुंडा है उनका देखो संबंध पूछे तो संबंध है झारखंड से, लेकिन वह इनमें से किसी से भी किसी के पक्ष में नहीं थे। वह जो है होने वाले अत्याचारों के, अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ थे, ठीक है, लेकिन उनका संबंध है झारखंड से, सभी जरूर याद रखिएगा। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे, यह आपसे क्वेश्चन किया हुआ है। आपका सवाल है यहाँ पे देखो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। Who was the fourth president of India? वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या फिर फखरुद्दीन अली अहमद, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन? निम्न में से भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे। क्या होगा यहाँ पे? भारत के जो है चौथे राष्ट्रपति कौन हुए? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। किसी से भी जो है यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, सभी को करनी है, जल्दी से करिएगा।
तो भारत के जो चौथे राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो वह है देखो वी गिरी। भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो वो थे वी गिरी। यहीं पर देखो आपके डॉक्टर राधाकृष्णन दिए हुए हैं, ये याद रखेंगे। ये जो है ये सेकेंड राष्ट्रपति थे हमारे देश के, ठीक है। और फर्स्ट उपराष्ट्रपति पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों का दोनों पूछता है कि दूसरे राष्ट्रपति कौन बने, तो पहले उपराष्ट्रपति कौन बने, वो दोनों के दोनों थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये याद रखना, ये जो है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने, तो वो है देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह सवाल है आपका देखो यहाँ पे कि जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है, इन विच स्टेट इज जलीकट्टू फेमस, केरल या फिर आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। जो जलीकट्टू है यह किस राज्य में प्रसिद्ध है, सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा, जो जलीकट्टू है यह किस राज्य में प्रसिद्ध है, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे, जो जलीकट्टू है यह किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो जो जलीकट्टू है यह देखो प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी तमिलनाडु हो गया सभी का। जिनका भी आंसर है सी को, तमिलनाडु को, उन सभी ने बिल्कुल सही यहाँ पे किया हुआ है। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपका, यह देखो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि चाणक्य का अन्य नाम था, अनदर नेम ऑफ चाणक्य वाज भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या फिर विशाखदत्त। निम्न में से चाणक्य का अन्य नाम क्या था, चलिए सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। बताइए क्या होगा यहाँ पे, निम्न में से चाणक्य का और नाम कौन सा था, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, तो चाणक्य का जो अन्य नाम है वो था देखो विष्णुगुप्त। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। जिनका भी आंसर है बी को, विष्णुगुप्त को, उन सभी ने बिल्कुल सही किया हुआ है। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि कौटिल्य भी जो है सही होंगे, ठीक है। अगर विष्णुगुप्त की जगह कौटिल्य कभी आपको ऑप्शन में मिल जाए तो वो भी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे आपको मिला हुआ है। ये सवाल है देखो आपका कि हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है, विच स्टेट इज ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द रिसेंटली रिमूव्ड आर्टिकल 370, असम, सिक्किम, नागालैंड या फिर जम्मू और कश्मीर। हाल ही में हटाया गया जो अनुच्छेद 370 है यह भारत के किस राज्य से संबंध रखता है, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो हाल ही में हटाया गया जो अनुच्छेद 370 है यह देखो जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। चलो अगले सवाल पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह जो है आपका है देखो यहाँ पे ये सवाल आपसे किया गया है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी युक्ति है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसका ये स्टेटमेंट है, हुज स्टेटमेंट इज हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है यह कहा गया था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, किसी से भी जो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए जल्दी से बताएंगे, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये जो वाक्य है, यह जो स्टेटमेंट है, यह किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया था। तो यदि आप सभी का आंसर देखो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन सी को, जवाहरलाल नेहरू को, तो आप सभी ने जो बिल्कुल सही किया हुआ है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे देखो आपका यह दिया गया है, क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन है, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द इंडियन पार्लियामेंट, 1, 2, 3 या फिर 4। चलिए सबको बताएंगे और यहाँ पे करना है क्या होगा, भारतीय संसद जो है उसके कुल कितने सदन है, सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, किसी से भी जो है मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सभी को जो है बिल्कुल सही यहाँ पे अपना अपना आंसर करना है। तो चलिए जल्दी से बताइएगा बिना किसी देरी के साथ, चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या होगा यहाँ पे, भारतीय संसद के जो है कितने सदन है। तो जिनका भी आंसर है देखो यहाँ पे 2, उन्होंने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। भारतीय संसद के यदि सदन पूछे तो वो 2 हैं, एक है आपका राज्यसभा और एक है आपका लोकसभा, ठीक है। ये 2 सदन है भारतीय संसद के। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगला सवाल है देखो आपका, यह जो है आपसे यहाँ पे किया गया है कि भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड थार, सहारा, गोबी या फिर अटाकामा। निम्न में से भारतीय मरुस्थल जो है कौन सा है, चलिए सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा जो है भारतीय मरुस्थल है। चलिए सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा, निम्न में से कौन सा जो है भारतीय मरुस्थल है।
तो निम्न में से जो भारतीय मरुस्थल है वो क्या है, तो वो है थार। जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए को, उन सभी ने यहाँ पे बिल्कुल सही किया हुआ है। ठीक है, चलो गोबी मरुस्थल हमेशा पूछता है कहाँ पे, तो याद रखना गोबी मरुस्थल जो है यह मंगोलिया में है। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, तो मंगोलिया में है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये सवाल है कि भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट डेलिमिशन कमीशन सेटअप इन इंडिया? 1949, 1950, 1951 या फिर 1952? भारत में जो है पहला परिसीमन आयोग कब गठित किया गया? जो भारत में पहला परिसीमन आयोग है यह किस वर्ष में गठित हुआ था? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो चलिए जल्दी से बताइएगा, कोई भी जो है यहाँ पे देरी नहीं करेगा। चलिए जल्दी से बताइए। तो भारत में जो पहला परिसीमन आयोग है यह देखो 1952 में गठित हुआ था। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी 1952। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे है आपका कि सबसे चमकीला ग्रह है, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध। निम्नलिखित में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सभी लोग को करना है और जल्दी से बताना है। तो चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि सबसे चमकीला ग्रह है? तो निम्न में से जो सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन है? तो वो है देखो शुक्र। क्या हो गया राइट आंसर? तो ये हो गया ऑप्शन सी वीनस, शुक्र हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखो अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड? इंडोनेशिया, चीन, भारत या फिर थाईलैंड? निम्न में से वह कौन सा देश है जिसके द्वारा जो है सबसे अधिक देश भर में, विदेश में, विश्व में जो है चावल का उत्पादन होता है? चलिए सबको करना है और बिल्कुल सही बताना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। जल्दी से जो है सभी लोग यहाँ पे अपना अपना आंसर बताएंगे। तो वह देश है देखो आपका चाइना। यदि आप सबने आंसर किया हुआ है बी को, चीन को, तो आप सभी ने बिल्कुल सही जो है यहाँ पे अपना अपना आंसर बताया है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यह जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। ये सवाल है देखो आपका कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड अ डिस्ट्रॉयर रिवर? नर्मदा, तापी, कोसी या फिर गंडक? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो कि एक विनाशक नदी कहलाती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे विनाशक नदी भी बोलते हैं? चलिए सबको करना है और बिल्कुल सही बताना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा, जल्दी से बताइएगा। तो निम्नलिखित में से विनाशक नदी के रूप में जिसे जाना जाता है वो कौन है? तो वो है देखो कोसी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी कोसी। जिनका भी आंसर है सी को, कोसी को, उन्होंने बिल्कुल सही जो है यहाँ पे किया हुआ है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये जो है आपको यहाँ पे दिया गया है देखो कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड? 21 अप्रैल, 16 सितंबर, 25 सितंबर या फिर 5 जून? जो विश्व ओजोन दिवस है यह किस दिन मनाया जाता है? चलिए सबको करेंगे और जल्दी से बताएंगे कि जो विश्व ओजोन दिवस है इसको किस दिन मनाते हैं। चलिए जल्दी से करिएगा और बताइएगा यहाँ पे। तो जो विश्व ओजोन दिवस है यह देखो मनाया जाता है 16 सितंबर को। जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी को, उन्होंने बिल्कुल सही यहाँ पे किया हुआ है। चलो जीके के जो है 15 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे जीएस के क्वेश्चंस की ओर। तो जीएस का क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे 16 नंबर सवाल जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। इट इज मेजर पार्ट ऑफ फूड, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या फिर सेल्यूलोज? निम्नलिखित में से भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? 16 नंबर सवाल है आपका। सभी को आंसर करना है और बिल्कुल सही बताना है। यदि आपने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से भी शेयर करें। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? तो भोजन का जो एक प्रमुख अंग है वो है देखो कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। जिनका भी आंसर सी को आया है उन्होंने बिल्कुल सही किया है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यह जो है आपको यहाँ पे दिया गया है देखो कि निम्न में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वाटर? फ्लू, टाइफाइड, हैजा या फिर अमीबियासिस? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि पानी की वजह से नहीं होती है? चलिए सबको करना है और बिल्कुल सही बताना है। कोई भी जो है यहाँ पे देरी नहीं करेगा, जल्दी से बताएगा और बिल्कुल सही करने की कोशिश करिएगा, मिस्टेक कोई भी नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सी बीमारी है जो कि पानी के द्वारा नहीं होती है? तो पानी के द्वारा नहीं होने वाली जो बीमारी है वो है देखो आपकी फ्लू। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए फ्लू। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे आपका देखो यह सवाल दिया हुआ है यहाँ पे आपका कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, ह्यूमन ब्लड प्रेशर वाइल रनिंग, बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे रहता है या फिर एक समान रहता है?
चलिए सभी को करना है इस क्वेश्चन का आंसर और बिल्कुल सही बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी गलती नहीं करेगा। मुझे लगता है कि आप सभी को लगभग पता ही है, आप सभी धावक हो, आप सभी ने दौड़ की हुई है। चलिए बताइएगा क्या होगा यहाँ पे। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो है क्या होता है, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो दौड़ लगाते समय सभी लोग कीजिए, दौड़ लगाते समय जो मनुष्य का रक्तचाप है वो भी देखो बढ़ जाता है, राइज अप। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए बढ़ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये सवाल है कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, कहा जा सकता है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन बी कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी? फेफड़े, यकृत, गुर्दे या फिर पेट? निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग को जो है शरीर का रासायनिक कारखाना भी बोलते हैं? चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसे शरीर का रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है? तो मानव शरीर का वह अंग जो कि शरीर का रासायनिक कारखाना कहलाता है वह अंग है देखो लीवर, वह अंग है यकृत। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी लीवर, यकृत हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह जो है आपको यहाँ पे मिला हुआ है कि निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन फुट बोन? टिबिया, ह्यूमेरस, फीमर या फिर फिबुला? निम्नलिखित में से वह कौन सी हड्डी है जो कि मानव के पैर की हड्डी नहीं है? चलिए सबको करना है और बिल्कुल सही बताना है। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी हड्डी है जो कि मानव के पैर की हड्डी नहीं है? चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो देखो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी ह्यूमेरस। जो ह्यूमेरस है यह मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है। हो गया सभी का, ये भुजा की हड्डी है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है देखो यहाँ पे आपका ये सवाल किया गया है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड? कैंडेला, एम्पियर, समुद्री मील या फिर डेसिबल? निम्नलिखित में से जो ध्वनि की तीव्रता है उसको मापने की इकाई क्या होती है? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा यहाँ पे। ध्वनि की तीव्रता मापने की जो है इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है वो क्या है? तो वो है देखो डेसिबल। जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन डी को, डेसिबल को, उनका आंसर बिल्कुल सही यहाँ पे आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह जो है यहाँ पे आपसे किया हुआ है, देखो ये सवाल है आपका कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत? जो रॉकेट जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो चलिए जल्दी से बताइएगा, जो रॉकेट है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सभी का आंसर आना चाहिए और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे होना चाहिए। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट है यह देखो न्यूटन थर्ड लॉ, यह जो है न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए न्यूटन का तीसरा नियम हो गया सभी का। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये सवाल है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन किया गया है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, जी मतलब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, ग्रेविटी। इफ वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स देन द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी बढ़ता है, घटता है या वही बना रहता है या फिर 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी गुरुत्वाकर्षण का जो मान है उसके साथ क्या होता है? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो चलिए जल्दी से कीजिएगा क्या होगा यहाँ पे। सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो देखो जब भी हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो भी बढ़ता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए बढ़ता है, ग्रोज अप। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है देखो यहाँ पे ये सवाल आपसे किया गया है। ये क्वेश्चन है आपका कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड इट्स मॉलिक्यूल्स, की ऊर्जा बढ़ जाएगी, की चाल घट जाती है, का द्रव्यमान बढ़ जाता है या फिर का भार बढ़ जाता है? चलिए सबको बताएंगे क्या होगा। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं के साथ क्या होता है? सभी को ही करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। तो देखो जब भी किसी वस्तु को ठंडा करेंगे ना तो उसके बाद उसके अणुओं की जो चाल है वो भी देखो घट जाती है, द स्पीड डिक्रीजेज। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी द स्पीड डिक्रीजेज, की चाल घट जाती है। हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे है देखो आपका यह दिया गया है। अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द मून टू द अर्थ? 8 मिनट, 8 सेकेंड, 1 सेकेंड या फिर 100 सेकेंड? सभी को करना है क्या होगा।
चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में जो है प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो चलिए जल्दी से करेंगे। क्या होगा यहाँ पे? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में किसी भी प्रकाश को जो है कितना समय लगता है? तो देखो, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कोई भी प्रकाश जो है उसको 1 सेकेंड लगता है। जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी को 1 सेकेंड को, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सही बताया हुआ है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे एक चीज याद रखना कि पूछा जाता है कि सूर्य से यहां तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में जो है देखो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर बोलोगे तो 8 मिनट होता है, लगभग 8 मिनट, लेकिन ऐसे 8 मिनट 16 सेकंड जो है लिखा जाता है सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में। और यदि केवल आपसे पूछे कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, तो वो हो जाएगा आपका 1 सेकेंड। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, यह है देखो कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? What do vehicles use see the objects coming from behind? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। क्या होगा यहाँ पे? वाहन में जो है पीछे से आती हुई वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एक प्रकार से इसका मतलब ये भी समझ सकते हो, पूछा गया है कि पश्च दर्पण में जो है किसका प्रयोग होता है? जो साइड मिरर है उसमें किस मिरर का जो किसका जो है यूज किया जाता है? तो जो साइड मिरर है उसमें देखो कॉन्वेक्स मिरर, उसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो ये सवाल है कि कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? बेबेज या फिर हॉलरिथ या लेवनिज या फिर पास्कल। निम्नलिखित में से किसे जो है कंप्यूटर का जनक या फिर कंप्यूटर का पितामह भी इनको बोल सकते हो? बताओ जल्दी से क्या होगा? कंप्यूटर का जनक जो है किसे बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। या फिर देखो जनक की जगह जो है आपको इंडियन आर्मी पितामह लिख के भी पूछती है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है कंप्यूटर का जनक जो है यह देखो बोलते हैं बेबेज को। यह देखो बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए, उन सभी ने जो है यहाँ पे बिल्कुल सही किया हुआ है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे है देखो आपका कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर या फिर ऑडोमीटर। चलिए सबको बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। जो वायु की आर्द्रता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं? जल्दी से करना और सभी को बताना है क्या होगा। यदि आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी जल्दी से लाइक बटन प्रेस करेंगे। उसके साथ साथ सभी जल्दी से शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए जो है देखो प्रयोग करते हैं हाइग्रोमीटर का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। हो गया सभी का यहाँ पे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ये सवाल है आपका, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे किया गया है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अम्ल, भस्म, लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है जो लाल लिटमस पेपर है वो नीले रंग में बदल जाता है? चलिए सबको ही बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। जो लाल लिटमस पेपर है वह किस में बदलता है? किसके द्वारा जो है लाल लिटमस पेपर जो है नीला रंग में बदलता है? किसकी वजह से जो है लाल लिटमस पेपर नीला रंग का हो जाता है? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है ये, बहुत कोई जो इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो सबको सही करना है। लिटमस पत्र है वह देखो नीला होता है एसिड की वजह से, भस्म की वजह से, बेस की वजह से। किसकी वजह से? तो इसको क्षारक भी लिखते हैं, इसको जो है क्षार भी, बेस भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी वजह से जो है लाल लिटमस पेपर नीला में बदलता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। और अब जो है आपका देखो यहाँ पे आपका साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर सवाल है आपका कि रक्त का पीएच मान है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? 5.0, 6.4, 7.4 या फिर 8.0। जो मानव रक्त है, जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो चलिए जल्दी से बताइएगा रक्त का जो पीएच मान कितना होता है। जीके के 15 क्वेश्चन जो आपको करवा दिए गए हैं, जीएस के भी 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे मैथ्स के 15 क्वेश्चन की ओर, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन की ओर। रक्त का जो पीएच मान है यह देखो होता है 7.4। जिनका भी आंसर है सी को, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सही बताया है। चलो अब जो है यहाँ से आपकी मैथ की शुरुआत हो रही है। मैथ का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये देखो दिया हुआ है कि 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वो जो है एक दूसरे को पार कर लेगी? चलिए सबको इनको करना है और बिल्कुल सही बताना है।
तो देखो पहले यहाँ पे क्या करेंगे ना, पहले कुल लंबाई निकालेंगे, ठीक है, टोटल लेंथ जो है उनका कितना है, कुल लंबाई पहले निकाल लो। तो एक रेलगाड़ी 126 मीटर लंबा है, एक रेलगाड़ी जो 114 मीटर लंबा है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे कर लो 126 प्लस में हो गया 114, कितना हो गया, तो ये देखो हो गया 6 4 10, 4 और एक 5 और दो एक 3 और एक यहाँ पे 4 हो गए, और ये हो गया 2, मतलब कि ये हो गया आपका देखो 240 मीटर, ठीक है, आपने लंबाई निकाल लिया। अब जो है आपका क्या है, तो अब यहाँ पे कुल चाल निकाल लो, क्योंकि दोनों अलग अलग चाल से चल रहा है, ठीक है, कुल चाल। तो एक देखो चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक चल रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया देखो 30 प्लस में 42, ठीक है, ये कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है, और आपको आंसर करना है मीटर और सेकंड में, तो इसको कुछ नहीं, इसको बदल दो मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 5/18 से जो है गुना कर देते हैं, 18 से देखो ये 4 बार में कट हो जाएगा, तो आ गया ये देखो आपका 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ पे अब आपसे क्या बोला, समय पूछा है, ठीक है, तो समय निकालो। समय इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है देखो यहाँ पे दूरी बटा में हो गया आपका चाल, दूरी कितना है, तो दूरी देखो आ गया ये यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटे, और चाल कितना है, तो चाल है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए सभी को यहाँ पे देखो 240 मीटर, इसकी जो दूरी है वो 240 मीटर की है, चलिए 240 मीटर दूरी हो गया, और जो इसका चाल है वो हो गया देखो 20 मीटर प्रति सेकंड। चलिए बताएंगे क्या होगा, यहाँ पे फाइनल आंसर करो क्या होगा जल्दी से। तो सिंपल सा है, 240 को 20 से कट करोगे तो आ गया आपका देखो 12 सेकंड, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 12 सेकंड क्या है आंसर, तो ऑप्शन ए 12 सेकंड हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका, यह आपसे यहाँ पे किया गया है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखो ए इक्वल टू दिया है आपका 12, ठीक है, बी इक्वल टू दिया हुआ है 15। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी साथ में बोले तो कुछ भी नहीं देखना है, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, ए इंटू बी बाई में ए प्लस बी, ठीक है। ये कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 12 गुना 15 प्लस में हो गया देखो आपका 12 प्लस 15, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे 180 और ये हो गया 27, क्लियर है। यहाँ पे 9 से देखो 3 बार में कट होगा, 9 से जो है ये आपका 20 बार में कट होगा, ये कितना आ गया, तो ये आ गया देखो 20/3, और ये जो अभी घंटे में है, ठीक है। इसको जब आप चेंज करोगे ना तो ये देखो होता है 3 छक 18, 3 घंटा, और ये हो जाएगा आपका 40 मिनट, ठीक है, 3 घंटा इंटू 40 मिनट, क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी 6 घंटा 40 मिनट, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी 6 घंटा 40 मिनट। 3 से कट कर देखो 3 छक 18, और जो नेक्स्ट में बचेगा वो 40 मिनट में चेंज होगा, 6 घंटा 40 मिनट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो ये सवाल है आपका, यहाँ पे ये सवाल आपसे किया हुआ है कि एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है, माना कि जो कुल स्त्री है, जो कुल लेडीज है वो कितनी है, तो वो मानो हो गया आपका यहाँ पे 3x, और फिर उसके बाद जो पुरुष है वो कितने, तो वो देखो हो जाएंगे 5x, ठीक है। अब क्या बोला कि स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों की संख्या से 40 कम है, मतलब कि यहाँ पे हो गया देखो आपका 5x माइनस 3x इक्वल टू में 40, x इक्वल टू करोगे ये देखो हो गया 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू करोगे तो ये हो गया 40/2, मतलब कि ये कितना आया, तो ये यहाँ पे आ गया देखो आपका 20, ठीक है, x का वैल्यू अभी आपका 20 है। आपसे क्या पूछा, कुल कितने कर्मचारी हैं कारखाने में, कुल कितने कर्मचारी हैं, तो कुल कर्मचारी देखो 3x प्लस 5x थे, मतलब कि ये टोटल हो गया आपका 8x। अब क्या हो गया, तो 8 इंटू 20, मतलब कि कुल कर्मचारी कितने हैं, तो वह है देखो 160, क्या हो गया राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 160 हो गया सभी का यहाँ पे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का जो है बांस रखा जा सकता है, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे एल दिया, एल इक्वल टू हो गया 12 मीटर, फिर बी मिला हुआ है, बी इक्वल टू हो गया 9 मीटर, फिर आपको मिला हुआ है देखो एच, एच इक्वल टू हो गया 8 मीटर। अब क्या बोला कि किस लंबाई का जो है बांस रख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है किस लंबाई का बांस रखने का मतलब हो गया कमरे का विकर्ण, क्योंकि जो बांस है उसी प्रकार से मानो रखा जाएगा, और कमरा जो है वो घनाभाकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो कमरे के विकर्ण वाला जो है फॉर्मूला लगा लेंगे। कमरा होता है घनाभाकार और कमरे का विकर्ण मतलब कि घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है देखो अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में हो गया आपका बी स्क्वायर, फिर प्लस में हो गया देखो आपका एच स्क्वायर, ठीक है। अब एल स्क्वायर कितना है, तो यह देखो हो गया आपका 12 का स्क्वायर, प्लस में हो गया आपका देखो 9 का स्क्वायर, तो प्लस में हो गया आपका 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पे देखो 144, फिर प्लस में हो गया 81,
और फिर हो गया 64। चलो जल्दी जल्दी बताएंगे सभी कितना आएगा यहाँ पे। इनको जब जोड़ लोगे ना तो ये आपका हो जाएगा देखो अंडर रूट में यहाँ पे आपका 289, जब रूट तोड़ेगा तो ये देखिए आपका 17 का स्क्वायर होता है। क्या हो गया राइट आंसर, तो 17 मीटर। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन ए 17 मीटर। 17 मीटर लंबा जो है उसमें बांस रखा जा सकता है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका यहाँ पे, यह जो है आपसे किया हुआ है क्वेश्चन है देखो आपका कि 8 आदमी किसी कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 12 आदमी कितने घंटे में पूरा करेंगे। ठीक है, क्या मिला हुआ है देखो यहाँ पे आपका, तो सिंपल सा m1 इंटू d1 इक्वल टू फॉर्मूला लगा लो m2 इंटू d2, इस पर जो आपको आंसर मिल जाएगा m1, ये जो पहला होता है इसको देखो m1 बोलते हैं, तो ये आ गया आपका 8। ठीक है, अब d का मतलब या तो दिन या फिर समय, तो ये देखो 24 घंटा, तो यहाँ पे हो गया आपका 8 इंटू 24। m2 देखो आपको दिया हुआ है 12 आदमी, ये हो गया 12 इंटू में d2 आपको पता नहीं है तो यहाँ पे हो गया d2। ठीक है, अब क्या है देखो 12 से जो 24 है ना ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब कि हो गया आपका 8 इंटू 2 इक्वल टू d2, मतलब कि 16। d2 कितना आया, तो ये हो गया 16। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी 16 16 हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है, भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो आपको एल दिया हुआ है, एल कितना है, तो एल है आपका 40 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट में आपको बी दिया हुआ है, बी कितना है, तो बी है आपका देखो 30 मीटर हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या बोला है, बोला है आपको आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड बोला है, भूखंड है आपका आयताकार, मतलब कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है देखो आपका एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू बी करोगे तो कितना हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे देखो 40 गुना में 30, तो ये आ जाएगा आपका 1200। क्या हो गया राइट आंसर, तो 1200 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नहीं है इसके लिए आप सबको बहुत बहुत सॉरी, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुई है। राइट आंसर कितना आएगा, तो यदि आप सबका 1200 मीटर स्क्वायर आ रहा है तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन देखो सही से जो है यहाँ पे सेट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है, ये सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपसे किया गया है कि रुपए 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। ठीक है, आपको ऐसा ही निकालना है। P यहाँ पे आपको दे दिया, P कितना है, तो P है 988। नेक्स्ट में आपका R है, R कितना है, तो R है आपका 18%। फिर आपका दिया हुआ है T, T कितना है, तो T है देखो आपका 5 वर्ष। आपको निकालना है SI, SI इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो P इंटू R इंटू T, और बाई में हो गया 100। ठीक है, P कितना है, तो P है देखो 988, गुना में हो गया 18, फिर गुना में हो गया 5, और यहाँ पे बटा में हो गया आपका 100। ठीक है, देखो ये जो है 5 से सबसे पहले 20 बार में कट होगा, यहां तक तो क्लियर है। अब देखो ये 2 से कट करो इसको, तो 2 से 10 बार में, फिर ये देखो 2 से 9 बार में, फिर 2 से कट होगा 5 टर्म में, और ये जो है 2 से आपका कट हो गया कितना बार में, तो ये हो गया देखो 2 चौका 8, फिर यहाँ पे कितना, तो ये हो गया देखो ये आपका 2 नवा 18, और फिर ये कट हो जाएगा 4 बार में, 2 चौका 8। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया आपका, देखो आ रहा है 494 हो गया सभी का। अब देखो 494 गुना 9 बटा में आ गया आपका 5, यहाँ पे हो गया 494 गुना में 9 बटा में 5। जल्दी से करेंगे, क्या होगा यहाँ पे, तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका देखो आएगा 4446 बटा में हो गया 5। इसको जब कट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा देखो रुपए 889.20। क्या होगा राइट आंसर, तो ये हो गया आपका रुपीज 889 हो गया सभी का यहाँ पे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल है आपका, अगला सवाल आपको मिला हुआ है, देखो यहाँ पे ये सवाल किया गया है कि वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। व्हाट इज द नंबर when multiplied by 13 decreases by 180। चलिए सबको करना है और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे बताना है क्या होगा, किसी से मुझे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए जल्दी से बनाएंगे, आप सब पहले बनाओ जल्दी से कितना आएगा, उसके बाद ही जो है मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं। जल्दी से जो है सभी करेंगे, जल्दी से बताइएगा। तो देखो माना हम लोग क्या कर लेंगे ना, तो माना कि वो जो संख्या है वो मानो हमने मान लिया x। ठीक है, अब क्या बोला कि वह कौन सी संख्या जिसे 13 से गुना करने पर, ये तो x है। ठीक है, इसको क्या करें, इसको 13 से गुना कर रहे हैं, तो ये हो गया देखो 13x, गुना करने पर उसमें वृद्धि हो रही है, मतलब कि कम हो जा रहा है x, कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 180 की जो है वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है 180 की जो है वृद्धि होती है, तो ये यहाँ पे आ गया आपका 180। अब ये किया तो ये हो गया 12x माइनस इक्वल टू में आ गया 180, x इक्वल टू करोगे तो ये हो गया आपका 180 बटा में 12। 12 से जब 180 को कट करोगे तो ये आपका 15 बार में कट होगा, मतलब कि वो संख्या कितनी है, तो वह संख्या है देखो b 15। यदि आप सबका आंसर है b 15 को, तो आप सभी ने जो है बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर किया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यह सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह है देखो
कि एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 सेकंड में जो आपको बताना है, ये तो कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, आपसे बिल्कुल इजी होगा और सभी लोग जो इसका आंसर आसानी से करेंगे। चलिए पहले आप लोग बताइए क्या होगा यहाँ पे, उसके बाद ही जो है मैं आगे चल के इसको सोल्व करने वाला हूं। तो चलो जल्दी से करोगे सभी लोग और बताओगे यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, आपको आंसर करना है मीटर में और ये सेकंड में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो ये क्या हो गया, तो यह देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1386 इंटू में आ गया देखो 5/18। ठीक है, और ये कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका, ये यहाँ पे हो जाएगा भी आपका मीटर प्रति सेकंड। यहां तक तो सबको हो गया। अब 18 से जब आप 1386 को कट करोगे ना, तो यह देखो आपका 77 बार में जो है कट हो जाएगा। ये कितना आ गया, तो ये आ गया आप 77 गुना 5 मीटर प्रति सेकंड। 77 गुना 5 करने पे कितना होगा, तो ये हो गया देखो 7 × 5 = 35, 35 और 3 हो गया आपका 38, मतलब कि 385 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी 385 मीटर जो है वो 1 सेकंड में जाएगा। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो कि यदि A का 15% बराबर B का 20% हो तो A रेशियो B इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्या दिया देखो A का 15%, मतलब कि A गुना में हो गया आपका 15/100। ठीक है, इक्वल टू में आपका B का 20%, मतलब कि 20 B गुना में हो गया आपका 20/100 हो गया सभी का। चलो अब क्या होगा, देखो आपको A रेशियो B निकालना है, मतलब कि हो गया A/B। तो A/B इक्वल टू क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे आपका 20/100 जो है पहले से ही 100 है। ठीक है, अब बाई में जो है ये 15/100 आ जाएगा, गुना में था तो भागा में आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे चलो अब क्या हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 20/100 20/100 और गुना में जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा तो यहाँ पे देखो 100 में हो गया ये 15। ये देखो 100 से 100 कट हो गए, ये जो है 5 से 4 बार में, ये जो है 5 से 3 बार में। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो ये हो गया देखो 4:3। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया देखो ऑप्शन बी 4:3 हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये सवाल है देखो यहाँ पे आपका, यह जो है आपको मिला हुआ है कि यदि A की आय B की आय से 20% कम हो तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये जो देखो आपको R दिया हुआ है, R इक्वल टू कितना है, तो ये हो गया यहाँ पे आपका देखो 20%। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो ये क्या मिला हुआ है आप में, तो यहाँ पर जो आपको कम बोला है। ठीक है, जब भी कम बोले तो कम वाले में एक अलग फॉर्मूला लगता है, जब भी कम बोले तो कम वाला में फॉर्मूला होता है देखो R/100 माइनस R और गुना में हो जाता है यहाँ पे देखो आपका 100। तो R कितना है, तो R 20 हो गया। अब यहाँ पे हो गया देखो आपका 100 - 20 और गुना में हो जाएगा आपका 100। ठीक है, ये क्या आ गया, तो ये देखो हो गया आपका 20/80 और यहाँ पे हो गया गुना में 100। 20 से देखो ये 4 बार में कट होगा, 4 से जो ये 25 टर्म में कट हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, तो ये देखो हो गया 25%। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी 25% हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो आपका, यहाँ पे ये सवाल आपसे किया गया है कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, हम लोग पहले यहाँ पे क्या मानेंगे ना, तो मान लेंगे देखो, माना रमेश का प्रारंभिक वेतन, जो उसका प्रारंभिक वेतन, जो उसका स्टार्टिंग सैलरी था बिना बढ़ाए हुए। ठीक है, तो रमेश का जो स्टार्टिंग सैलरी है, जो प्रारंभिक वेतन है, वो मानो हमने मान लिया 100। ठीक है, अब क्या बोला है कि उसमें जो 20% की वृद्धि कर दी गई, तो 20% वृद्धि के बाद वेतन। ठीक है, 20% वृद्धि के बाद का वेतन निकाल लो कितना है, तो 20% वृद्धि के बाद जो वेतन है वो मानो 100 था, तो उसका 20% हो गया 120। 120 अब वो टोटल हो चुका है। ठीक है, अब क्या बोला कि यहां देखो कर दी गई बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर। अब देखो जो बढ़ा हुआ वेतन है उसको 20% कम कर रहा है ये यहाँ पे। ठीक है, तो कम करने पर वेतन, यहां पे लिख लेंगे कम करने पर वेतन। ठीक है, कम करने पर उसका वेतन कितना होगा, तो जो बढ़ा हुआ वेतन 120 है, उसमें कितना है, तो उसमें देखो 20% ही कमी कर रहा है, मतलब कि ये हो गया देखो अब आपका 120 का 80%। ठीक है, क्यों होगा 80%, क्योंकि इसमें 20% की जो है कमी आ रही है। तो ये हो गया देखो 120 गुना में हो गया यहाँ पे आपका 80 और बटा में हो गया 100। ये देखो 2 जीरो से जो है 2 जीरो कटेंगे, 12 8 कितना हो गया, तो ये हो गया 96। अब देखो कम करने पर जो उसका वेतन है वो 96 हो जा रहा है। देखो प्रारंभिक वेतन था 100, उसके बाद बढ़ा हुआ वेतन में से जो 20% की कमी आ रही है, तो उसका वेतन हो जा रहा है 96। इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, तो उसको हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है, हानि तो पता चल गया क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है। अब कितना का हो रहा है, देखो जो 100 था प्रारंभिक वेतन, उसमें से जो कम करने के बाद वेतन उसको घटा दो, 100 - 96 मतलब कि 4, उसको हानि हो रही है देखो 4% की। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए 4% हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका है देखो, यह दिया हुआ है कि वॉट का 52% इक्वल टू 182। ठीक है, हमने मान लिया देखो वॉट इक्वल टू एक्स। अब क्या हो गया देखो ये, तो ये हो गया यहाँ पे आपका एक्स का 52%
इक्वल टू में हो गया आपका 182। ठीक है, यहाँ पे हो गया सभी का। अब देखो क्या है, तो x इंटू में आ गया यहाँ पे आपका 52 और बटा में हो गया 100, इक्वल टू में आ गया आपका 182। x इक्वल टू करोगे तो ये क्या हो गया, तो ये जो हो जाएगा 182 गुना में यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 और बाई में आ जाएगा 52। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो 52 से जब 182 को कट करोगे ना तो ये आपका 3.5 बार में कट होगा, तो ये कितना हो गया, तो ये देखो अब आपका हो गया 3.5 इंटू में 100, 35 गुना में 100 करोगे तो सिंपल सा जो यहाँ पे मानो एक डेसिमल है तो नीचे 10 लगेगा, ये 0 से 0 कट गया, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा देखो आपका 350। क्या है राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है 350। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन बी 350। जिनका भी आंसर है 350 को उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सही किया हुआ है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे यह दिया गया है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात करें। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है, चलिए कैसे निकालेंगे, तो 11 परिणामों का औसत 50 है, तो पहले यहाँ पे 11 परिणामों का कुल औसत निकाल लो, तो 11 गुना 50 करेंगे तो ये मानो हो गया 550। ठीक है, अब क्या बोला कि प्रथम 6 परिणामों का औसत जो है 49 है। ठीक है, तो प्रथम 6 परिणाम हो गया यहाँ पे, तो ये देखो कितना है, तो यह देखो प्रथम 6 परिणाम है, इनका औसत कितना है, तो ये 49 है, तो ये देखो हो गया आपका 6 गुना में 49, और जब 6 गुना 49 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो जब 6 गुना 49 करेंगे तो ये देखो आपका यहाँ पे हो जाएगा 294। हो गया सभी का। चलो अब जो है अंतिम 6 परिणामों का कुल औसत निकाल लो, कितना है, अंतिम 6 परिणाम का जो है कुल औसत कितना हो रहा है, तो 6 गुना में अंतिम जो 6 परिणाम है इनका औसत है देखो 52, तो ये हो गया आपका 6 गुना 52, तो हो गया यहाँ पे देखो आपका 6 दूनी 12। नेक्स्ट में आपका 6 पचे कितना हो गया, तो ये हो गया 30 और एक हो गया आपका 31, तो ये हो गया देखो 312। अब क्या बोला है कि छठा परिणाम जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, छठा परिणाम जो है आपको यहाँ पे बताना है कितना है, तो देखो क्या करो, पहले इन सबको जोड़ लो और जोड़ने के बाद जो इसमें से इसको घटा दो, आपको पता चल जाएगा कि जो 6th टर्म है, जो छठा परिणाम है वो कितना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये देखो हो गया यहाँ पे आपका 312 प्लस में हो गया 294 और माइनस में जो है आप लोग यहाँ पे कर दोगे इस 550 को, तो 312 प्लस में 294 करने पर कितना आएगा, तो जब 312 प्लस में 294 करोगे तो ये हो गया यहाँ पे देखो 6, ये 0 और ये 3 2 5 और एक हो गए 6। क्लियर है, यहाँ पे माइनस में कर देना है 550, ये कितना आया, तो ये हो गया 56, तो वो संख्या कितनी है, तो वो संख्या आपकी 56। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये है देखो आपका रीजनिंग शुरू हो रहा है। 45 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए, 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपका कि जिस प्रकार गूंगापन बोलने से संबंधित है उसी प्रकार स्मृति से संबंधित है। चलिए बताएंगे क्या होगा, एज म्यूटनेस इज रिलेटेड टू स्पीच इन द सेम वे इज रिलेटेड टू मेमोरी। चलिए बताइएगा क्या होगा, यहाँ पे सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, सोच विचार, स्मृति लोप, पहचान या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो जिस प्रकार जो गूंगापन है वह बोलने से संबंधित है ना, उसी प्रकार जो स्मृति है, देखो गूंगा बोलने लगा मतलब कि जस्ट उल्टा, तो जिसकी स्मृति है जिसका मेमोरी है उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा देखो मेमोरी लॉस। क्या हो गया राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे। ये जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये है आपका कि अगला पद ज्ञात करें प्रसन्न आनंदित। ठीक है, जिस प्रकार एक प्रसन्न आनंदित है, मानो वो प्रसन्न है तो वो आनंदित उसका पर्यायवाची हो गया। जो यहाँ पे देखो आपका क्या है, हैप्पी जो है वो ब्लिसफुल जो है फील कर रहा है, तो इसी प्रकार जो उदास है, जो सैड है, उसका पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पे संतुष्ट या विनोदपूर्ण या विषादग्रस्त या फिर आनंदपूर्ण। चलिए सबको बताएंगे। एक मैथ का क्वेश्चन है जो कि आपको आगे मिलेगा, यहाँ पे नहीं, वो आगे आपको मिलेगा मैथ का क्वेश्चन, उसको भी कर लेंगे। चलिए बताइए पहले इसका आंसर क्या होगा। अगला पद जो है आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, जिस प्रकार प्रसन्न आनंदित उसी प्रकार उदास का उल्टा क्या होगा, तो उदास का उल्टा हो गया देखो विषादग्रस्त। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी विषादग्रस्त। ठीक है, चलो अगले सवाल पे पढ़ेंगे। ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये है अगला टर्म जो है आपको यहाँ पे बताना है। देखो टर्म क्या है, तो यह है 2 3 फिर है 6 फिर है 10, नेक्स्ट में आपका 17 फिर है आपका 28 और यहाँ पर जो आपको बताना है क्या होगा। देखो ये कैसे किया गया है, ये सबसे पहले आपको यहाँ पे पता करना होगा और इसके बाद जो आपको आंसर करना होगा। देखो 2 में 3 आने में क्या किया, 2 + 1 किया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो 3 में क्या किया है ना, ये देखो 2 में आपने +1 जोड़ा था तो इसको जो है यहीं पे लाकर इसने जोड़ दिया +2 + 1। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है यहाँ पे देखो आपका, तो ये 6 से 10 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, तो यह देखो आपका कर दिया है प्लस में 3 और फिर नेक्स्ट में कर दिया है +1, मतलब कि पीछे वाले डिजिट के साथ जो एक बढ़ाकर जोड़ रहा है, ध्यान में रखना। चलो अगला यहाँ पे क्या है, तो 10 से 17 के बीच में आना है। ठीक है, तो अब क्या किया, देखो 10 के पीछे डिजिट कौन था, तो 6 है। 6 में क्या करेगा, 6 यहाँ पे उसमें प्लस में 1 जोड़ देगा। ठीक है, आगे वाला बढ़ाकर फिर 17 के बाद 28 आपको आना है, 17 के बाद 28 कैसे आया,
तो 17 के पीछे वाला डिजिट कौन सा है, तो यह है देखो 10। क्या करेंगे, तो जो 10 है इसमें जो है एक बढ़ाकर जोड़ दो, 17 और 10 हो गया 27, एक बढ़ाकर जोड़ोगे तो हो गया 28। उसी प्रकार अगले वाले में भी करेंगे। देखो यहाँ पे 28 है तो इसका पीछे वाला में जो है +1 बढ़ा के जोड़ो, तो पीछे वाला है 17, तो +17 प्लस में हो गया 1। 28 और 17 कितना होता है, तो जब 28 और 17 करोगे तो ये हो गया आपका 45, 45 और 1 हो गया आपका 46। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है देखो ऑप्शन डी। क्या हो गया आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये है कि भिन्न की पहचान करें, आइडेंटिफाइड द डिफरेंट, जूम, पास्ट, बर्ड या फिर डेक, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि भिन्न है, जो कि अलग है। चलिए तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। सभी लोग जो इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सभी लोग जो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे और बताइएगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपका, यह देखो दिया हुआ है, ये है यहाँ पे कि अगला पद निकालें। चलिए 28 और 63 के बाद बताना है कि ऐसा ही कौन सा पद है जो कि इन चारों में से एक समान है। क्या हो गया, देखो यहाँ पे आपका 28 और 63, ठीक है। ये कैसे है, देखो तो जो 28 है ना, ये 7 गुना 4 किया हुआ है, और जो 63 है ये क्या है, तो यह देखो 7 गुना 9 किया हुआ है। अब आप ऐसा ही डिजिट ढूंढो जिसमें कि सेम इसी प्रकार का जो है कॉम्बिनेशन बन रहा है। इन चारों में से कौन सा ऐसा डिजिट है जिसमें कि सेम इसी प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है। पहले डिजिट में 4 से गुना होना चाहिए, और जो अंतिम डिजिट जो सेकंड डिजिट है उसमें जो आपका 9 से गुना होना चाहिए, सेम आंकड़े से। चलिए सभी लोग करेंगे और बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे सभी का जो है बिल्कुल सही आंसर जाना चाहिए, किसी से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए क्या है ना, यहाँ पे ये जो 16 और 36 है, इसमें देखो इसी प्रकार का सेम कॉम्बिनेशन है। कैसे, तो देखो 16 में जो है 4 गुना 4 पहले हुआ, 4 से गुना हुआ, फिर जो 36 है इसमें 4 में देखो 9 से गुना हुआ, सेम डिजिट गुना हुआ। जैसे 7 में 7 से गुना हो रहा था उसी प्रकार 4 4 में गुना हो रहा है, पहले में 4 से दूसरे में 9 से, देखो पहले में 4 से दूसरे में 9 से। हो गया राइट आंसर, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑप्शन ए। चलो एक जो आपका मैथ का क्वेश्चन बच गया था, यह देखो है आपका यहाँ पे, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, इसमें आपको बताना है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन कितना होगा, ठीक है। चलो इस घन का आपको संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पे दे दिया है, सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, किसी से भी जो है मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सभी को बिल्कुल सही जो है यहाँ पे करना होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे देखो आपका, तो ये आपको दिया हुआ है घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है, तो ये है आपका 150। घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है देखो 6a स्क्वायर इक्वल टू में आ गया 150, a स्क्वायर इक्वल टू करोगे तो ये हो गया देखो 150 बटा में आ गया 6, 6 से कट करोगे देखो ये 25 बार में कट हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ गया, तो ये हो गया √25, मतलब कि a का वैल्यू जो है ये आ गया देखो आपका 5। हो गया सभी का। अब आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे निकालनी है घन का आयतन। घन का आयतन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है देखो a क्यूब। a क्यूब मतलब कि ये हो गया आपका 5 का क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका 125 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 125 सेंटीमीटर क्यूब। क्या सभी का सही गया होगा। लास्ट क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि आप सभी ने बिल्कुल सही जो है यहाँ पे अपना अपना आंसर किया हुआ है। चलिए इसी के साथ जो है आपको आज के जो है टोटल 50 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। सबके अपने स्कोर जरूर बताएंगे कि आज जो आपने 50 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। उसके साथ साथ आज का जो आपका होमवर्क है उसका भी आंसर सबको जरूर बताएंगे। ऑल ऑफ यू बाय। अब मिलूंगा आपसे जो है सीधा कल दोपहर 1 बजे।